हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड के अधिकतम का नियम देखेंगे। तो हुंड के नियम को देखने से पहले हमने अभी तक के क्या देखा था कि एक एटम्स लिए, एक परमाणु लिए। ठीक है, हमने अब तक देखा था कि एक एटम्स, एक परमाणु लिए, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वृत्ताकार ये गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार गति कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो गति करते हैं यहाँ इसे हम कह रहे थे ऑर्बिट बोल रहे थे, ऑर्बिट या फिर शेल। इसे कोस बोलते थे, एनर्जी लेवल भी बोलते थे और मुख्य क्वांटम नंबर भी बोलते थे इसको। अब इसके जो होते हैं, ये जो ऑर्बिट थे, ये जो सेल्स थे, ये सेल जो होते हैं ये सब सेलों से मिलकर बना हुआ था। हमने पहले ही बताया था कि एक सेल लिए, एक सेल के अंदर होते हैं सब सेल होते हैं, तो ये सब सेल से मिलकर बने हुए थे। तो इनकी जो सब सेल होती है, तो ये सब सेल बोल रहे हैं अपन, ये ऑर्बिट जिसे के एल एम इस तरीके से डिनोट करते थे। तो ऑर्बिट जो होते हैं इसे मुख्य क्वांटम नंबर इससे प्रेजेंट करते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है एन, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगी 1 2 3, इस तरीके से ये स्टार्ट होता था। अब ये जो ऑर्बिट है, ये जो सेल है, ये सब सेल से मिलकर बने होते हैं। सब सेल मीन्स ये एटम्स के चारों ओर, जो एक न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इस सब सेल से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे एक बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2 बोला है हमने तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स होंगे, एस और पी। ये एक सेल थे। अब इसमें 2 सेल होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा। तीसरे वाले में जब राउंड लगाना है तो एस होगा, पी होगा और डी होगा, इस तरीके से था। तो इसे बोल रहे थे अपन सेल, सब सेल। तो यहाँ पे अब हम लिखें सेल जो होती है जिसे हम मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल, जिसे एन से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती थी के एल एम एन, इस तरीके से लिखेंगे के एल एम एन, जिसकी वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होती थी। ये सेल जो होते हैं सब सेल से मिलकर बने हुए थे। तो सब सेल, इसे लिखेंगे सब सेल, जिसे द्विगंशी क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे एल से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखें तो ये होती है एस पी डी एन, इस तरीके से होती है। ये जो एस है, द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेल है, जो सब सेल होती है, ये भी छोटे छोटे भाग से मिलके बनी होती है। ये छोटे छोटे भाग जो होती हैं वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। हमने क्या देखा, सेल देखा, सेल के अंदर होते हैं सब सेल देखा। अब सब सेल भी होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने होते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स जैसे कि एक एस लिखे हैं तो एस में कितने होते हैं, 0 0 मीन्स यहाँ पे एक ऑर्बिटल आएगी। जैसे इसे एक स्केल से अगर देखें, इसके सेंटर में होता है 0 होता है, ऊपर की ओर अगर अपन देखें तो ये होता है +1 +2 +3 +4, इस तरीके से होते हैं। नीचे की ओर आते हैं तो -1 -2 -3 -4। अब देखिए, हम एक एस की बात कर रहे हैं। एस की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, 0 से होती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो एस की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 0 मीन्स यहाँ पे लिखे हैं, मतलब कि एक ऑर्बिटल बन गया। अब देखिए, ये जो s की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई, p की वैल्यू भी देखें तो p क्या है आपका 1 है, तो 1 बोल रहे हैं तो यहाँ से होगा ये +1 से लेके -1 तक की होगा। तो s के लिए हमने एक ऑर्बिटल लिख दिया। अब बात कर रहे हैं p के लिए, तो p में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे।
3 ऑर्बिटल क्यों हुए? क्योंकि p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या होता है प्लस से स्टार्ट होगा, +1 से 0 और -1। अब इसको अगर हम गिने 1 2 3 हो रहे हैं, तो इसलिए p के ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 बन जाएंगे। उसी तरीके से d को देखें तो d क्या है 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा +2 से लेके +-2 तक की। अब इसको अगर अपन गिन लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पे ये बना लेंगे आपके 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये जो है ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे क्या पता चल गया, तो एक तो पता चला, पहले पता था हमें सेल के बारे में, सब सेल के बारे में। अब हमें पता चल गया यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में कि ये जो सब सेल होते हैं इसके अंदर जो है ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स को m से प्रेजेंट करते हैं। m मीन्स होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम नंबर बोल रहे थे हम, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्बिटल मीन्स m से प्रेजेंट कर दिए। अब इसके ऑर्बिटल्स क्या हो गए, s के लिए 1 ऑर्बिटल्स, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d के लिए हो गए आपके यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ तक कि क्लियर हो गई। अब हम इसे डेफिनेशन अगर देखें, हूंड की अधिकतम का नियम अगर देखें तो हूंड का नियम क्या बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद ही उसमें पेयरिंग होती है या फिर युग्मन होती है। तो इसका सबसे पहले हम नियम लिख लें, तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, जिनकी ऊर्जा जो है, जिनकी ऑर्बिटल एक जैसी होगी उसमें पहले का एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद युग्मन होता है। युग्मन जिसे बोलते हैं अपन पेयरिंग बोल रहे हैं, तो युग्मन पेयरिंग होता है। तो ये तो है कि परिभाषा। इस नियम में क्या बोला जा रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही उसमें युग्मन की क्रिया होगी। तो जिनके ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, ऑर्बिटल मीन्स जैसे कि हम p ऑर्बिटल्स देखें तो p में कितने 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या है, ये तो सिर्फ p के लिए ही है। p ऑर्बिटल्स है मीन्स p x है, यहाँ पे p y है और ये p z है। तो इन तीनों की जो ऑर्बिटल्स होती है, इस तरीके से जहाँ पे ऑर्बिटल जो होते हैं एक साथ जुड़े रहते हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो इक्वल होती है, उनमें जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे px जो है ये py के बराबर है, py जो होता है वो pz के बराबर। तो इस तरीके से जहाँ पे ऑर्बिटल एक साथ जुड़े होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है, एक समान होती है। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही उसमें युग्मन होगी। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कार्बन के लिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो हम इसको लिख देंगे 1s 2 2s 2 और ये हो जाएगा 2p2। अब देखिए ये अंदर के सेल हैं, अंदर के जो सेल हैं उसको नहीं देखेंगे, उसके बाहर वाले देखेंगे। जैसे एटम्स है, इसकी ओर जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, दूसरे वाले में गए तो यहाँ पे 2s 2p है। तो जो आउट ऑफ सेल होते हैं उसको देखेंगे, उसकी जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो आउट ऑफ सेल की अगर ऑर्बिटल बनाए 2s मतलब कि s मतलब एक ऑर्बिटल, p बोल रहे हैं तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 2 बोल रहा है तो पहले तो एक इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। p2 बोल रहा है मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये तो थी कार्बन के लिए। अब इसमें नाइट्रोजन के लिए देख लें, नाइट्रोजन का होता है 7
तो इसको लिख देंगे हम 1s2 2s2 2p3। बाहर वाले आउट ऑफ सेल्स की ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये तो थी बात एक एक इलेक्ट्रॉन भरने की, लेकिन इस नियम के अनुसार से बोल रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसके लिए हम ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4 2p4। अब यहाँ पे देखिए ये वाले सेल ऑर्बिटल बनाएंगे इसके, तो 2s2 में ये एक s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, तो एक ऑर्बिटल्स बना दिए हमने। p में कितने होंगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब ये समान ऊर्जा वाले कक्षक है तो इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उसमें युग्मन होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद ही इसमें युग्मन की क्रिया होती है। यही कहलाता है आपका वुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ये क्लियर हुआ? इसमें फिर से देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन में बोल रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद ही उसमें पेयरिंग होता है, उसके बाद पेयरिंग या युग्मन होता है। तो पहले देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही इसमें पेयरिंग की क्रिया होती है। ये कहलाता है आपका वुंड का नियम। हम नेक्स्ट में अब देखेंगे पाउली का नियम।